क्या आप भी उन ट्रेडर में से हैं जिन्हें स्कैल्पिंग का शौक है और जिन्हें मार्केट में बार-बार अपॉर्च्युनिटी चाहिए ट्रेड करने के लिए? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे ट्रेंड लाइन के बेस पर स्कैल्पिंग करने की एक स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगी। पर उससे पहले हम लोग थोड़ा-सा मार्केट के फेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे मार्केट के फेस क्या हैं। ये जो फेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे टेक्निकल को बेटर करने में। क्योंकि चाहे आप कितने भी चार्ट पैटर्न पढ़ लो, चाहे कितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ लो, अगर आपको मार्केट के ट्रेंड समझ में नहीं आते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसके अंदर अपना सेटअप खराब कर लोगे। सबसे पहले हम लोग मार्केट के फेस को डिस्कस करेंगे, फिर हम मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं उसको डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना सीखेंगे। उस ट्रेंड लाइन के बेस पर मल्टीपल टाइम फ्रेम में किस तरह से ट्रेड ली जाती है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जब हम अगर मार्केट के फेजेस की बात करते हैं, तो मार्केट में 4 फेस रहते हैं। एक एक्यूमुलेशन फेस, एक आपका मार्कअप फेस, एक आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेस और एक आपका मार्कडाउन फेस। जो आपका मार्कअप और मार्कडाउन फेस है, ये आपके अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड भी बोलते हैं, या हम इनको बुल फेस या बियर फेस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक्यूमुलेशन फेस की। एक्यूमुलेशन फेस को डिटेल में डिस्कस करने से पहले ये चार्ट आप यहाँ पर देखिए। प्राइस कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में अप या डाउन मूव नहीं करता है। वो सब इस तरह से आपके स्ट्रक्चर बनाता हुआ कभी लो हाई, कभी लो हाई, कभी लो हाई, इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करता हुआ मार्केट में मूव करता है। तो यहाँ पे देखो प्राइस फॉल होकर के इस तरह से कंसोलिडेट कर रहा है। ये जो फेस होता है इसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेस। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर से यहाँ पर आपको एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी, तो ये हमारा री एक्यूमुलेशन फेस। उसके बाद फिर ऊपर गया, एक हाई बनाया और उस हाई के पास जाकर के फिर से कंसोलिडेशन शुरू कर दी। तो जब किसी हाई के आसपास इस तरह की कंसोलिडेशन होती है, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फेस। फिर वहां से प्राइस ने धीरे धीरे डाउन आना शुरू किया, पर जो प्राइमरी ट्रेंड था यहाँ पर देख सकते हो, इस फेस को हम देखकर बोल सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ऊपर गया है, और इस वाले पार्ट को देख करके हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट डाउन आ रहा है। तो सबसे पहले हम एक्यूमुलेशन फेज डिस्कस करते हैं। एक्यूमुलेशन फेज क्या होता है? जब आपका मार्केट बहुत गिर चुका है या काफी टाइम से साइडवेज चल रहा होता है, उस टाइम जो फॉर्मेशन होती है चार्ट में, वो एक्यूमुलेशन फेज की होती है। एक्यूमुलेशन फेज को हम बिग प्लेयर का फुटप्रिंट भी बोलते हैं, जहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टर धीरे धीरे अपने स्टॉक में बाइंग पोजीशन बनाना स्टार्ट करते हैं। पर ऐसे स्टॉक पे रिटेल ट्रेडर का ज्यादा ध्यान नहीं रहता, कि उस टाइम पे प्राइस जो है अप डाउन मूव करके एक नैरो रेंज में मूव करता है। ऐसे स्टॉक को बहुत सारे जो नोविस ट्रेडर है वो ये देख के छोड़ देते हैं कि यहाँ पर तो कुछ हो नहीं रहा, हमें इससे क्या लेना देना, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। पर ऐसा नहीं है। जो अच्छे ट्रेडर हैं वो मार्केट में हमेशा बड़े इन्वेस्टर के फुटस्टेप्स को ही फॉलो करते हैं। तो इनमें पब्लिक का इंटरेस्ट बहुत कम होता है, और यहाँ से जो सिग्नल है वो क्या है कि प्राइस ने एक सपोर्ट बना लिया है, और उस सपोर्ट के पास वहां पर धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ये मेरे पास आईटीसी लिमिटेड का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और ये जो पैटर्न है आपका, ये कोविड के बाद 2020 से 22 का फेस है, जहां पर डाउन ट्रेंड के बाद इसने इस तरह से कंसोलिडेशन दिखाई थी। पर इस कंसोलिडेशन में देखो कि बहुत सारे ट्रेडर, क्योंकि 2 साल का टाइम पीरियड यहाँ पे इसने लिया था कंसोलिडेशन में, उनको ये लगता था कि आईटीसी तो कोई मूव दे नहीं रहा है, क्या ही मूव है इसके अंदर। बहुत सारे ट्रेडर ने इसको छोड़ दिया था, और बाद में इसने यहाँ से वन वे बहुत अच्छी रैली ली थी। स्टॉक ने ऑलमोस्ट 100% का मूव दिया था। यहाँ पर 200 से आपका स्टॉक 400 तक चला गया, इट मीन्स इसने 100% का यहाँ पर मूव दिया। तो ये होते हैं आपके बिग जो प्लेयर हैं उनके फुटप्रिंट, जहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से। देखो यहाँ पर वॉल्यूम को अगर आप देखो, तो वॉल्यूम ही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, कितनी ज्यादा वॉल्यूम आपको यहाँ देखने को मिल रही है। तो जो प्रो ट्रेडर हैं वो मार्केट में एक्यूमुलेशन फेज पे फोकस करते हैं कि कहाँ पे जो बिग फर्म है वो धीरे धीरे अपनी बाइंग पोजीशन बना रही है। और जो नोविस ट्रेडर हैं वो कब यहाँ पर आते हैं? जब यहाँ से एक अच्छा खासा स्टॉक रैली दे चुका होता है। बहुत सारे लोगों ने 300 से 400 के बीच में पोजीशन बनाई होगी, और वहां से फिर आईटीसी गिरा भी दोबारा। नेक्स्ट जो चार्ट हमारे पास आ रहा है वो कोल इंडिया का चार्ट है। ये कोल इंडिया का अभी रिसेंट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हैं इस चार्ट में जो कोल इंडिया है वो एक डाउन ट्रेंड के बाद एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, 360 से 418 की रेंज के आसपास। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट भी देने की कोशिश की है, पर वो ब्रेकआउट अभी सस्टेन नहीं हुआ है। पर अगर वॉल्यूम की बात करें, तो यहाँ देखिए इस कैंडल में अभी भी 35 मिलियन की वॉल्यूम आ चुकी है। तो आप ये सोच सकते हैं कि क्या 35 मिलियन कोल इंडिया के स्टॉक को हमारे जैसा कोई रिटेल ट्रेडर खरीद सकता है? नहीं। तो यहाँ पर धीरे धीरे जो बिग इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बाइंग होनी स्टार्ट हो गई है, और जिस दिन ये अच्छा खासा ब्रेकआउट देगा उस दिन वो आपको बड़ा मूव भी देगा। पर मार्केट जो है बहुत आपके पेशेंस को टेस्ट करता है। हो सकता है ये कंसोलिडेशन यहाँ से और कुछ महीने तक चले। पर अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो पोजिशनल ट्रेडर मोस्ट ऑफ यहाँ पर अपनी बाइंग बना चुके होते हैं।
अब अगला जो चार्ट है मेरे पास वो टोरेंट पावर का चार्ट है जो वीकली टाइम फ्रेम पर है। आप टोरेंट पावर को भी देख सकते हैं कि किस तरह से डाउन मूव के बाद इसने एक्यूमुलेशन फेज दिखाया है। देखिए यहाँ मई से लेकर के और आपका अभी तक भी इसका एक्यूमुलेशन फेज ही चल रहा है। अब यहाँ पर वॉल्यूम देख सकते हो, वॉल्यूम इतनी अच्छी नहीं है, वॉल्यूम ऑलमोस्ट ड्राइड अप है। पर हाँ, अब धीरे धीरे कुछ दिन से इसमें वॉल्यूम बिल्डअप होना भी स्टार्ट हुआ है। जैसे करंट की कैंडल में आप 2 मिलियन की वॉल्यूम यहाँ पर देख सकते हो। तो आपको इस स्टॉक को ऐसे ट्रैक करके रखना है कि जिस दिन ये, अब ये ब्रेकआउट मैं ये नहीं कह सकती कि सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। एज ए सेफ ट्रेडर मैं 1-2 दिन और यहाँ पर वॉच करूंगी कि क्या ये इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर पाता है। आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और उसके जस्ट अबोव भी एक और रेजिस्टेंस है। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा मूव टोरेंट पावर में देखने को मिल सकता है। पर अगर ये इसको नहीं ब्रेक कर पाए तो यहीं से थोड़ा सा ऊपर जाकर के ये वापस से नीचे आएगा। अब आप प्राइस एक्शन की बात करें, जैसे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कैसे प्राइस एक्शन को पढ़ लेते हैं। तो देखो, प्राइस एक्शन को समझने के लिए सबसे पहले आपको चार्ट में एक एक कैंडल का मीनिंग, चार्ट पैटर्न कैसे फॉर्म होते हैं वो सब देखना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर किस तरह से एक कप जैसी फॉर्मेशन हो गई है स्टार्ट। अब हो सकता है कि राउंडिंग टॉप या राउंडिंग बॉटम बना करके यहीं से ब्रेकआउट दे दे, या हो सकता है कि ये एक बार हैंडल फॉर्म करने की कोशिश करे, थोड़ा सा रिटेस्ट करे, उसके बाद ब्रेकआउट दे। तो यहाँ पर अगर आप एफएनओ की ट्रेड प्लान करोगे तो वो बड़ी बेवकूफी का काम होगा, क्योंकि अभी भी आपको क्लियर सिग्नल नहीं मिला है कि यहाँ से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि आपके सामने दो मेजर रेजिस्टेंस भी हैं, प्लस आपका जो पैटर्न है वो राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्म हो रहा है, जो हो सकता है कब के बाद एक हैंडल भी बना ले, तो वहां पर आपका जो प्राइस है वो थोड़ा डाउन भी आ सकता है। पर यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड का हम लोग देख सकते हैं, वो भी कब, जब हम इस रेजिस्टेंस पर देखेंगे क्या वो यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा या यहाँ से थोड़ा सा डाउन आएगा। तो इस तरह से देखो, प्राइस एक्शन को समझ के ही किसी भी ट्रेड की मार्केट में प्लानिंग की जाती है। और हमें ट्रेड लेने में कभी भी कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये 3 ग्रीन कैंडल दिखी और चलो हमारा तो हो गया, अब हम यहाँ पर ट्रेड बनाएंगे। ऐसा हमें जल्दबाजी में कभी भी नहीं करना है। आपको चेक करना है हर टाइम फ्रेम पर कि क्या कोई मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस तो आसपास नहीं है। क्योंकि आप कितने ही प्रो ट्रेडर हो जाओ, अगर आप आपका पैटर्न कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर वो रेजिस्टेंस के पास बन रहा है तो वो फेल हो जाएगा अप ट्रेंड के लिए। अगर वो सपोर्ट के पास बन रहा है तो फेल हो जाएगा डाउन ट्रेंड के लिए। अगर हम बात करें नेक्स्ट फेज की, तो इसको बोलते हैं मार्कअप फेज, जिसको हम अप ट्रेंड या बुल फेज भी बोलते हैं, जब मार्केट आपका अच्छा खासा रैली देता है। कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जब वन वे ऊपर जा रहा होता है, तो जो प्राइस है वो कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है, हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर को फॉर्म करता हुआ। ऐसा क्यों होता है? हो सकता है कोई पॉजिटिव न्यूज आई हो, रिटेल इन्वेस्टर धीरे धीरे एंट्री स्टार्ट करते हैं अपनी, मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है और वॉल्यूम भी आपको हाई देखने को मिल जाती है। अब जैसे यहाँ पर मेरे पास एल का वीकली और डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड के बाद किस तरह से इसने वी शेप रिकवरी ली है यहाँ पर, जो जिसको मैंने एक ट्रेंड लाइन के थ्रू दिखा रखा है। सेम चार्ट को आप डेली पर देखो तो डेली पर भी ये किस तरह से अप डायरेक्शन में मूव दे रहा है। पर आप कैंडल को देख करके समझ सकते हो। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो कैंडल जो है वो साइज में अच्छी है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ एग्रेशन के साथ प्राइस जा रहा है। पर यहीं आप इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखते हो तो इस रेंज में एकदम कंसोलिडेट करते हुए प्राइस आपका ऊपर गया है, और अब जाकर के थोड़ा-थोड़ा उसने मूव देना स्टार्ट किया है। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि प्राइस में जो मूवमेंट है वो एग्रेशन के साथ हो रहा है, या फिर प्राइस जो है वो कंसोलिडेट करता हुआ धीरे-धीरे ऊपर जा रहा है। अब जैसे ये टाटा स्टील का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम पर, क्या आपको सिर्फ ये एक लाइन देख करके क्लियर पता नहीं चल रहा है कि ये कौन-सा ट्रेंड है? बिल्कुल सीधा सा डाउन ट्रेंड के बाद कंसोलिडेट किया और अब ये अप ट्रेंड में है। तो ये ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बहुत ही ईज़ी है मार्केट में। आप इसको प्रैक्टिस करिए। आपका ये होमवर्क डेली का होना चाहिए कि जब भी आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, चाहे आप मैथमेटिक्स की बात करो, आप एक फ़ॉर्मूला जब सीख लेते हैं, तो जब तक आप उसको बहुत सारे सम पे अप्लाई नहीं करोगे, तब तक आपको उस फ़ॉर्मूले का मतलब क्लियर भी नहीं होगा। और आप देखो, अगर आप उसको 10 सम पे या 20 सम पे अप्लाई कर लेते हैं, तो धीरे-धीरे फ़ॉर्मूला ऑटोमैटिकली आपके ब्रेन में इमेज बना लेता है। तो सेम ऐसा आपका यहाँ टेक्निकल एनालिसिस में होता है। ये भी तो एक मैथमेटिक्स है, ये भी तो एक स्ट्रक्चर है जिसको हमें समझना है, हमें अपने माइंड में बिठाना है, और ऐसा तभी होगा जब हम बहुत सारे चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे। आप क्या करिए, आप एनएससी के 50 स्टॉक की अपने वॉच लिस्ट में लिस्ट बनाइए, और हर किसी टाइम फ्रेम पर, चाहे डेली का टाइम फ्रेम है, वीकली का है, 15 मिनट का है, आप ऐसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि क्या आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड है, यहाँ से अप ट्रेंड है, यहाँ से एक्यूमुलेशन हो रहा है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यही प्रैक्टिस ही आपके ट्रेडिंग को धीरे-धीरे निखारती जाएगी। नेक्स्ट जो फेज आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, कि जब मार्केट अच्छा खासा रैली कर लेता है, तो धीरे धीरे वहां पर देखो, सबसे पहले मार्केट में कौन आता है? इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन फेज में अपनी एंट्री बनाते हैं धीरे धीरे, जो जल्दी से हर कोई ट्रेडर पकड़ नहीं पाता है। फिर वहां से मार्केट एक वन वे रैली भी करता है, हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर को बनाता हुआ। जब उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है,
तब वो धीरे-धीरे अपनी पोज़ीशन को कम करना स्टार्ट करते हैं। पर उनको भी तो बायर हैं, वो तो बाय करके बैठे पोज़ीशन, उनको सेलर तो चाहिए मार्केट में। तो मार्केट में इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं कि आपको ये लगेगा कि ये देखिए यहाँ से तो इस तरह से कप एंड हैंडल बन रहे हैं, हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए। पर यही ट्रैपिंग रहती है आपकी इसी साइडवेज के अंदर। क्यों बोलते हैं साइडवेज को समझना तो ईज़ी है, पर इसकी ट्रैपिंग में फिर भी बहुत लोग फँस जाते हैं। हो सकता है कई बारी अप ट्रेंड का वो दिखा करके हमें ब्रेकआउट और नीचे की तरफ मूवमेंट दे दे। तो हमें ये समझना है यहाँ पर कि किस तरह से इस साइडवेज को हम एनालाइज करें कि ये फेक है या रियल है। जब इस साइडवेज रेंज में चला जाता है, इस फेज को डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं, जहां से बिग फर्म एग्जिट होना स्टार्ट होती है और वहां से प्राइस जो है आपका डाउन ट्रेंड की तरफ चला जाता है। तो ये देखिए मार्केट पीक के आसपास है। स्मार्ट इन्वेस्टर अपने शेयर बेचना स्टार्ट करते हैं और जो प्राइस है वो साइडवेज रहता है। वोलेटिलिटी बढ़ती है लेकिन क्लियर अप ट्रेंड हमें यहाँ पर नहीं होता और वहां से प्राइस हमारा डाउन आ जाता है। जैसे मेरे पास इन्फोसिस का चार्ट है, आप ये देख सकते हैं जून से लेकर के और सितंबर तक इन्फोसिस ने हायर हाई हायर लो बनाते हुए अच्छा खासा मूव दिया था। उसके बाद ये नीचे आया और उसने प्रीवियस सपोर्ट पे सपोर्ट लेकर के एक अप मूव दिया, पर प्रीवियस हाई के ज़्यादा ऊपर वो जा नहीं पाया और वहीं से धीरे-धीरे आ गया। आपको ये देख लेना है कि अगर ये एक इतना बड़ा हाई या रेजिस्टेंस ही नहीं ब्रेक कर पा रहा है, तो मतलब यहाँ पर हमें थोड़ा-सा सँभल कर ट्रेड करनी है। हमें बहुत जल्दी डिसीज़न नहीं लेना कि अब ये ऊपर ही जाएगा या अब ये नीचे ही जाएगा। तो देखो इस कंसोलिडेशन में इसका क्या फेज़ चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ चल रहा है कि किस तरह से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्राइस में से बिग फर्म एग्ज़िट ले रहे हैं और एग्ज़िट लेते ही देखो जहाँ से इसमें बाइंग आई थी, उसी लेवल पर यहाँ पर सेलिंग आई है। यानी कि किसी ने सपोज करो यहाँ पे इस स्टॉक को बाय किया है इस रैली में, क्योंकि जो नोविस ट्रेडर हैं जिनको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना नहीं आ पा रहा है, वो यहाँ तो लेंगे नहीं इस एक्यूमुलेशन फेज में। वो देखेंगे कि पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब देखो यहाँ से 3 दिन चला, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ये चला। जब अच्छी खासी रैली आ जाती है तब तो आधे ट्रेडर सोचना शुरू करते हैं कि नहीं हम अब इसमें पोजीशन बनाएंगे। तो कोई यहाँ पोजीशन बना रहा है, कोई यहाँ पोजीशन बना रहा है, कोई यहाँ पोजीशन बना रहा है। स्टॉप लॉस कोई रखता नहीं है। स्पेशली जो पोजिशनल ट्रेडर है उनको क्या लगता है कि स्टॉक को हम होल्ड कर सकते हैं, लॉस हुआ भी तो कोई नहीं, आज नहीं तो कल वो रिकवर हो ही जाएगा। पर अब देखिए, अगर आपको किसी को ये फेज़ समझ में आ रहा होता कि यहाँ पर तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया है, मार्केट ने एक रेंज पकड़ ली है या इन्फी ने यहाँ पर एक रेंज पकड़ ली है, तो वो सही टाइम पर यहाँ पर एग्जिट भी ले सकता था अपना छोटा प्रॉफिट लेकर के। अब जिसने यहाँ एंट्री बनाई ये देख कर के कि इस लेवल पर तो इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है, तो हो सकता है अब ये ऊपर जाए। नहीं, देखो किस तरह से जहाँ इसकी इनिशियल बाइंग थी उसी लेवल पर इन्फोसिस वापस आया। तो ऐसे में आपका पोर्टफोलियो तो अच्छा खासा रेड हो गया होगा। तो इसलिए ज़रूरी होता है मार्केट में फेज़ को समझना। आप कभी भी चाहे स्विंग ट्रेड करें या पोजीशन ट्रेड करें, आपको ये समझना ज़रूरी है कि अभी वो पर्टिकुलर स्टॉक किसी बड़े टाइम फ्रेम पे कौन से फेज़ में से पास हो रहा है। अब जैसे ये ब्रिटानिया का चार्ट है मेरे पास, आप देख सकते हैं यहाँ से ब्रिटानिया जो है वो धीरे-धीरे ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद अब देखो यहाँ पर रेंज जो है वो नैरो होना स्टार्ट हुई। फेक ब्रेकआउट भी मिले हमें यहाँ पर और वो सस्टेन नहीं कर पाए और उसके बाद धीरे-धीरे अपनी इनिशियल बाइंग के पास स्टॉक वापस आ गया। तो इस तरह के फेज़ को जहाँ पे बिग इंस्टीट्यूशन अपनी पोज़ीशन से निकलना शुरू कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज़। फिर नेक्स्ट जो फेस आता है उसको बोलते हैं मार्कडाउन फेस या डाउन ट्रेंड फेस या बियर फेस, जिसमें आपका प्राइस जो है वो लगातार नीचे गिरता रहेगा, लोअर लो बनाता हुआ। इसका रीजन क्या हो सकता है मार्केट में नेगेटिव न्यूज आ जाए, जो बिग फर्म है उन्होंने एग्जिट ले लिया है अपनी पोजीशन से, उसकी वजह से मार्केट में पैनिक सेलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो भी लॉस में अपनी पोजीशन को एग्जिट करना अनशेन प्राइस पर स्टार्ट कर देते हैं और वो प्राइस और नीचे आता जाता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड का सिग्नल है जहाँ पे हैवी सेलिंग हो रही है। जैसे सिंजीन का हमारे पास चार्ट है तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आपका स्टॉक चल रहा था, ठीक है? अब यहाँ पे इसने कितनी बार ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ विक मार के क्लोजिंग नीचे की रेंज में दी। अब इस नैरो रेंज को जैसे ही इसने ब्रेक किया, कितना शार्प फॉल आपको सिंजीन में देखने को मिला। यहाँ पर देखिए ₹640 से आपका स्टॉक 440 तक आ गया है। तो इसलिए मार्केट में फेज को समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं और क्या इनकी इंपॉर्टेंस है चार्टिंग के अंदर। तो सपोर्ट आपका वो प्राइस लेवल है जहां से गिरते हुए स्टॉक पे हॉल्ट लग जाता है और वहां से उस स्टॉक में आपको बाइंग देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा लेवल जहां से प्राइस और नीचे नहीं जाता और वहां से कंसोलिडेट करके प्राइस एक रिवर्सल ले लेता है। इन द सेम वे रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां पे आपका स्टॉक रुकता है
और ऊपर नहीं जाता और वहां से फिर धीरे धीरे उसमें सेलिंग आनी स्टार्ट होती है। अगर सिंपल शब्दों में हम बात करें तो सपोर्ट को बहुत लोग डिमांड जोन भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस को बहुत लोग सप्लाई जोन भी बोलते हैं। तो सपोर्ट और डिमांड वालों में फर्क ये रहता है कि जो सपोर्ट वाले हैं वो एक सिंगल लाइन से उसको मार्क करते हैं, और जो डिमांड वाले हैं वो उस रेंज को मार्क करते हैं जहां पे फेकनेस भी उस लेवल पर देखने को आपको मिली। तो वो पूरा रेक्टेंगल होता है, इसलिए उसको उन्होंने जोन का नाम दे दिया है। और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये फिक्स नहीं होते हैं। अगर आपका कोई रेजिस्टेंस टूट जाता है अच्छी वॉल्यूम के साथ और प्राइस वहां से और ऊपर जाता है, तो अब वो रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट बन चुका होता है। इसी तरह अगर आपके किसी स्टॉक का सपोर्ट टूट जाता है और उसके बाद प्राइस नीचे जाता है, तो वो आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। तो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस में चेंज हो सकता है और रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट में भी चेंज हो सकता है। जैसे निफ्टी 50 का मेरे पास डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट है। आप देख सकते हैं करंट लेवल पर ये 3 बार ऐसा हुआ, 3 पॉइंट हमें यहाँ पर मिले कि बार-बार स्टॉक इस हाई के पास आकर के नीचे आ रहा है। बार-बार निफ्टी आपका इस लेवल के पास आकर के नीचे आ रहा है। तो अब ये लेवल हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। तो जब तक निफ्टी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर सकता या इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता, तब तक हम कैसे मान लें कि निफ्टी ऊपर ही जाता रहेगा। तो हमें वेट करना है इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का। प्रीवियस में अगर आप देखो तो यहाँ से देखो जब ये डाउन ट्रेंड में था, किस तरह से इसी लेवल के आस-पास इसने सपोर्ट लिया और प्राइस ने वहाँ से बाउंस किया। तो ये हमारा एक सपोर्ट लेवल निफ्टी में काम करेगा। तो आज के टाइम अगर मैं निफ्टी 50 के डेली चार्ट पर करंट सिनेरियो की बात करूं, तो ये जो 26,300 है ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और ये 24,300 वाला लेवल है ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब आ जाते हैं ट्रेंड लाइन के बारे में। ट्रेंड लाइन क्या होती है? एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो चार्ट पर प्राइस के हाई या लो पॉइंट्स को कनेक्ट करके बनती है, जिनसे आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मार्केट की डायरेक्शन को आपको विजुअल स्ट्रक्चर दे देती है कि किस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है। जैसे निफ्टी 50 है तो अब देखिए, ये एक हाई था, ये दूसरा हाई था, ये तीसरा हाई था, यहाँ से इस तरह से इसके हाई को हमने मार्क करके एक लाइन खींच दी, ये हमारी ट्रेंड लाइन होती है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट इनको मार्क करते हुए अगर मैं लाइन खींच दूँ तो ये हमारी ट्रेंड लाइन हो जाएगी। तो यहाँ से देखो ट्रेंड में अगर लाइन जो प्राइस है आपका ट्रेंड लाइन के नीचे आता है, तब हम उसको बोलेंगे कि वो डाउन ट्रेंड में है। और अगर वो जो प्राइस है आपका ट्रेंड लाइन के ऊपर रहता है, तब हम बोलते हैं कि वो अप ट्रेंड में है। तो एक क्लियर विजुअल हमें ट्रेंड लाइन को देख करके मिल जाता है कि क्या है। अब जैसे संवर्धन मदरसन का चार्ट है यहाँ पर हमारे पास, क्लियर आपको यहाँ देख के पता चलता है कि ये एक डाउन ट्रेंड में है। देखिए, मैंने आपको बोला था कि हम ट्रेंड लाइन पढ़ेंगे और ट्रेंड लाइन पर स्कैल्पिंग कैसे की जाती है वो भी हम सीखेंगे। अब अगर आपको ट्रेंड लाइन के बेस पर मार्केट में स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज करोगे। तो एक सही अगर ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है तो हमेशा आप 15 मिनट के चार्ट को फॉलो करो, और एग्जीक्यूशन आप 3 मिनट या 1 मिनट के चार्ट पर कर सकते हो। या फिर अगर आपको लगता है कि 15 मिनट के चार्ट में मोमेंटम चला जाएगा, तो आप 5 मिनट के चार्ट पर भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। फिर आपको एंट्री 3 मिनट या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेनी है। तो आपको करना क्या है, जैसे मैं आपको पहले 5 मिनट के ऊपर बताती हूँ। 5 मिनट के चार्ट पर आपको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। जैसे मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन को सेलेक्ट करती हूँ। ट्रेडिंग व्यू में ये टूल है हमारा ट्रेंड लाइन का, ऑल्ट टी इसका शॉर्टकट है जिससे आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। आप ये देखिए यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है, क्लियर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। आपको यहाँ पर इस तरह से एक ट्रेंड लाइन मार्क करनी है। तो ये पहला स्टेप हो गया। 5 मिनट के चार्ट पे आपको ये देखना है कि वन साइड मूव प्राइस में कौन से लेवल पर आ रहा है। जैसे यहाँ पर आया, अब आपको 1 या 3 मिनट में चार्ट को शिफ्ट कर देना है। यहाँ पर देखिए, ये ट्रेंड लाइन मेरी 5 मिनट वाली जो मैंने मार्क की थी। अब आपको वेट करना है जब तक ये ट्रेंड लाइन आपकी ब्रेक नहीं हो जाती। अगर डाउन में ये ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक करती है, तो आपको एक बहुत अच्छी कंफर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ पर वर्क करेगा। तो अब देखिए, यहाँ पर ग्रीन कैंडल के साथ हमें कंफर्मेशन मिली, तो आपको क्या करना है, इसकी नेक्स्ट कैंडल में एंट्री बना लेनी है, और इसके प्रीवियस कैंडल के हाई पे अपना स्टॉप लॉस रख के आपको अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। पर क्योंकि एक स्कैल्पिंग ट्रेड है, तो स्कैल्पिंग ट्रेड में यहाँ पे इजीली आप 5 से 10 पॉइंट, अगर आपका मोमेंटम फास्ट है तो हो सकता है 15-20 पॉइंट भी आप निफ्टी में कैप्चर कर लो। पर अगर यहाँ पर इस तरह से स्लो पेस में कैंडल आएगी, तो आप 5-10 पॉइंट भी इजीली कैप्चर कर सकते हो। आपको बहुत क्विक होना पड़ेगा इस ट्रेड में अपनी एंट्री और एग्जिट को लेकर के, क्योंकि अगर आपने अपनी ट्रेड को होल्ड कर लिया, तो ये देखिए 10:35 पे आप एंटर हुए, 10:46 पे आप निकल गए, और उसके बाद कैसे साइडवेज होकर के वापस से प्राइस ऊपर आ गया। तो स्कैल्पिंग आप तभी करो जब आप ट्रेड के एग्जीक्यूशन में उतने ही क्विक हो। अगर आपकी एग्जीक्यूशन फास्ट नहीं है, तो इतने में तो आपका मोमेंटम ही खत्म हो जाएगा जब तक कि एक स्कैल्पर अपनी ट्रेड के पॉइंट लेकर के चला जाएगा। दूसरा, स्कैल्पिंग का ये रूल होता है कि स्कैल्पिंग में आप कभी भी ज्यादा पॉइंट का प्रॉफिट
नहीं पकड़ सकते और ना ही आपको उस बड़े प्रॉफिट के पीछे भागना है। स्कैल्प का मतलब आपको पूरे दिन में मल्टीपल ट्रेड करनी है पर छोटे-छोटे पॉइंट को कैप्चर करना है। अब और देखें, अभी के टाइम में जैसे 15 मिनट में मैंने इसको शिफ्ट किया। अभी के टाइम में यहाँ पर भी आपकी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। तो वेट करते हैं इसके ब्रेक होने का और लाइव मार्केट में आप इसको प्रैक्टिस करिए। आई होप आपको निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन की स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी समझ में आई होगी कि किस तरह से आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। बस आपको टाइम फ्रेम देखना है कि 5 मिनट पे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो और 1 मिनट पे आप उसका एग्जीक्यूशन कर लो। प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड करनी है और छोटे छोटे पॉइंट कैप्चर करके आपको ट्रेड से निकल जाना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने टारगेट तो हर बार 10 पॉइंट का ले लिया और एक सिंगल पॉइंट में फिर आपने 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस निकाल दिया। जनरली इसमें लोग 1:1 की रेशो को फॉलो करते हैं कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट का टारगेट। तो उसमें एक्यूरेसी हो सकता है आपकी कम रहे, पर फिर भी ये काम भी करती है। आप इसको रियल मार्केट में अप्लाई करने से पहले कम से कम भी 100 ट्रेड पर बैक टेस्ट करिए, उसका डेटा लिखिए, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ट्रेंड लाइन आपकी मार्केट में काम कर रही है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन।